ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमने कहा कि हमारे पास क्या होता है, जो मेंढक होता है उस मेंढक का ये एनाटॉमी है। उसके जिस्म में दो हिस्से होते हैं, एक ग़िज़ा की नाली और एक उसके पास जो दूसरा पार्ट होता है वो हाज़मी गुदूद होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद कि जब हम इनके हाज़मी गुदूद की बात करते हैं तो इनके पास क्या होता है, ग़िज़ा को दो धारी जबान के जरिए, अब इनकी जो जबान होती है उसको याद रखिए, इनकी जो ग़िज़ा जो होती है, तो ग़िज़ा को दो धारी जबान, इसके जरिए दो धारी जबान के जरिए गिरफ्त में वो क्या करता है, लेता है। तो इनके पास जो टंग होती है ना, वो बायलोब होती है। कैसी होती है? बायलोब होती है, दो धारी होती है। फिर HCl के अमल, HCl के अमल और गैस्ट्रिक रस जो कहाँ निकलेगा, मैदे की दीवारों से खारिज होता है। ग़िज़ा इसको जरिए क्या होती है, ग़िज़ा हजम होती है। आपको मालूम है हमारे जिस्म में भी हमने यही कहा था कि HCl होता है और क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस, जो ग़िज़ा के हाजमे में क्या करता है, मदद करता है। फिर जो अधूरी हजम शुदा ग़िज़ा होती है, अधूरी हजम शुदा ग़िज़ा, जिसे हम क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। अधूरी हजम शुदा ग़िज़ा का मतलब क्या है, वो ग़िज़ा जो पूरी तरह से अभी हजम नहीं हुई है, पूरी तरह से अभी वो सादा अशिया में तब्दील नहीं हुई, अभी भी छोटे छोटे उसके टुकड़े बाकी है। तो मैदे से होकर छोटी आंतों के पहले हिस्से यानी कहाँ पर चला जाता है, डियोडीनम में वो चला जाता है। फिर डियोडीनम से यहाँ पर क्या होता है, गॉल ब्लेडर से बाइल और पेनक्रियास से पेनक्रियाई रस। तो डियोडीनम में क्या होता है, ये जो डियोडीनम है, इस डियोडीनम में गॉल ब्लैडर से क्या आएगा, बाइल जस, और पेनक्रियास से क्या आएगा, पेनक्रियाटिक जस, एक ही नाली के जरिए हासिल करता है। आपको याद होगा ये एक ही नाली का नाम कौन है, इस एक ही नाली का नाम क्या था, हेपेटो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या नाम है उसका, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। जिसमें क्या होगा, जो पेनक्रियाटिक डक्ट है उससे पेनक्रियाटिक रस आएगा, और जो लीवर है उससे क्या, यानी लीवर की जो डक्ट है इसको क्या कहते हैं, हेपेटिक डक्ट। उन दोनों का मिक्सर एक साथ आएगा और वो कहाँ आएगा, डियोडिनम में। फिर आपको याद होगा हमने कहा था कि जो बाइल है, इंसानों की जिस्म की अगर बात करें वहां पर भी हमने ऐसा ही पढ़ा था, जो बाइल है चर्बी को रोगना बना देता है, चर्बी को क्या कर देगा, इम्यूनिफिकेशन करा देगा, रोगना करा देगा। और पेनक्रियाटिक जो रस होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को क्या करता है, हजम करता है। आपको याद आ रहा है हमने पेनक्रियाटिक बहुत सारे एंजाइम पढ़े जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करते हैं और किसको तोड़ने का काम करते हैं, प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। तो पेनक्रियाटिक रस के अंदर हमने पढ़ा था काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ट्रिप्सिनोजन, ये इस तरह के बहुत सारे एंजाइम्स हमने वहां पढ़े थे, वैसे ही एंजाइम्स यहाँ भी होते हैं। फिर जो हाजमे का आखिरी मरहला वो कहाँ पर होता है, वो होता है आंतों में होता है, यानी आंत में होता है। फिर क्या होगा, जो हजम शुदा ग़िज़ा है, हजम शुदा जो ग़िज़ा है, आंत की अंदरूनी दीवारों में पाए जाने वाले बहुत सारे उंगली जैसे, आपको याद आ रहा है हमने पढ़ा था विलाय, क्या पढ़ा था हमने, विलाय। फिर हमने पढ़ा था माइक्रो विलाय, याद आ रहा है, विलाय, माइक्रो विलाय, इस तरह के हमने वहां पर फोल्डिंग्स पढ़े थे, याद है। जैसे फोल्ड के जरिए क्या हो जाता है, जज्ब हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विलाय, और जिसको क्या कहते हैं, माइक्रो विलाय। जो ग़िज़ा हजम नहीं होता, यानी जो ग़िज़ा उन्हें हजम हो पाती है वो रेक्टम और मखरज के जरिए बाहर निकाल दी जाती है। जो ग़िज़ा नहीं हजम हो पाती है, वो ग़िज़ा जो हजम नहीं होती या नहीं हजम हो पाती है, उसको क्या किया जाएगा, फिर रेक्टम, और रेक्टम से फिर वो कहा जाएगा मखरज, और मखरज के जरिए क्या होगा, जिस्म से बाहर निकल जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ये पॉइंट एनाटॉमी वाला, हाजमे वाला समझना इसलिए आसान है क्योंकि हम इंसानी हाजमी निज़ाम पहले ही पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने बहुत सारी बातें ऐसी ही सेम पढ़ी थी। इसलिए मैंने पहले फ्रॉग लिया हूं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, यानी उसके बाद हम फ्रॉग के बाद हम कॉकरोच देखेंगे, कॉकरोच के बाद हम अर्थवर्म देखेंगे, यानी सिद्धोड़ देखेंगे। तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, यहां पर बात समझ में आई, किसी को कोई डाउट है?
क्या बात है, आज बहुत सारे लोग एब्सेंट दिख रहे हैं मेरे को, बहुत सारे लोग एब्सेंट दिख रहे हैं, 15 ही लोग हैं क्लास में। और जो लोग क्लास में है वो भी थोड़े सुस्त और काहिल दिख रहे हैं, कोई कमेंट कोई रिप्लाई उनका इतना फास्ट नहीं है जितना रोजाना होता है। क्या बात है, 2-4 दिन का जज्बा खत्म हो गया पढ़ने का? हाँ, अभी तो बहुत दूर जाना है। 2-4 दिन का जज्बा खत्म हो गया क्या बच्चों आप लोगों का? फिर कमेंट जिस फास्ट आते थे वैसे आ नहीं रहे, दो सोच सोच के ऐड कर रहे हैं आप लोग। और बाकी के बच्चे कहाँ चले गए? ये 15 ही बच्चे दिख रहे हैं। नेटवर्क इशू कहाँ पर है यार? नेटवर्क इशू आप लोगों के पास होगा शायद, लेकिन नेटवर्क इशू हर किसी के पास थोड़ी ना है। ठीक है, चलिए ना, हम बात कर रहे हैं अब, हम मेंढक के अंदर बात करने वाले हैं निज़ाम अमल तनफ़ुस, कि इनके पास जो अमल तनफ़ुस का निज़ाम होता है वो कैसा होता है। इनके पास जो अमल तनफ़ुस का निज़ाम होता है वो कैसा होता है। ठीक है ना, मेंढक के अंदर जो अमल तनफ़ुस होता है, देखिए मैंने इसको बहुत छोटे इसमें इसलिए रखा ताकि मैं बड़े अंदाज में आपको डायग्राम के जरिए इन बातों को समझा सकूं कि जो अमल तनफ़ुस का निज़ाम होता है वो कैसा होता है। और आपको याद होगा जब हमने अमल तनफ़ुस के मामले में एक जगह ये भी पढ़ा हुआ है कि जो मेंढक होता है, मेंढक वो जानदार है जिसके पास अमल तनफ़ुस जिल्द के जरिए भी होता है और जिसके पास अमल तनफ़ुस के लिए क्या होते हैं, फेफड़े, लंग्स होते हैं। ठीक है ना, मेंढक के अंदर क्या होता है, मेंढक अलग अलग तरीके से, जो मेंढक होता है, मेंढक क्या करता है, मेंढक अलग अलग तरीके से जमीन पर और पानी में सांस लेता है। जब ये रेस्पिरेशन करेगा या सांस लेने का अमल जब ये अंजाम देगा, तो रेस्पिरेशन करने के लिए ये जमीन में और पानी में अलग अलग तरीका इख्तियार करेगा। ठीक है, पानी में जिल्द आबी तनफ़ुसी उज़ू के तौर पर, अगर पानी में अगर बात करें, अगर पानी में अगर बात करें तो पानी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जिल्द है और जिल्द ये उसका काम करेगा, अमले तनफ़ुस का काम करेगा, या तनफ़ुसी आज़ा की तरह ये क्या करता है, काम करता है। और जब जिल्द के जरिए अमल तनफ़ुस होता है तो इस अमल को कहा जाता है क्यूटेनियस। क्या कहा जाता है इसको? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जिल्द के जरिए होने वाला अमल तनफ़ुस। क्या बोला जाता है इसको? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो अमल होता है ये जिल्द के जरिए अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो बताइए कि ये देखिए, ये अंदर कौन आ रहा है, ऑक्सीजन, और बाहर कौन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये इनकी क्या है, जिल्द। तो जिल्द के जरिए जब अमल अंजाम दिया जाता है अमल तनफ़ुस का, तब उसको कहा जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसीलिए हमने कहा था कि जो मेंढक होता है, तो मेंढक की जो स्किन होती है वो स्किन हमेशा कैसी होती है, मॉइस्ट। मेंढक की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट। फिर एक और चीज याद रखना है कि यहाँ पर जो एक्सचेंज का अमल है, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेने देने का अमल है, इस लेने देने के अमल में एक जो बहुत अहम चीज है वो क्या है, वो अहम चीज ये है कि नुफूस के जरिए यहाँ पर कौन सा अमल होता है, नुफूस। याद आ रहा है आपको, हमने कहा था सिंपल डिफ्यूजन, याद आ रहा है आपको, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब सादा नुफूस। हमने नुफूस की बात की थी, हमने कहा था कि नुफूस का जब अमल होता है तो नुफूस के अमल में क्या होता है, कोई भी चीज, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अपनी ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जाएगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जाएगी। तब इस अमल को हम क्या कहते थे, नुफूस। तो इनके पास क्या होता है, नुफूस के जरिए पानी में हल शुदा जो ऑक्सीजन है या महलूल ऑक्सीजन है वो जिल्द के जरिए मुतबादिल होती है, या उसका क्या होता है, तबादला होता है। तो ये जो एक्सचेंज करने का अमल है उसमें सादा नुफूस का बहुत अहम रोल है। फिर जमीन पर जब वो होता है तो जमीन पर दहानी कैफा, यानी वो जो मुंह है उसकी बात हो रही है, जिल्द और फेफड़ों
किसकी किसकी बात हो रही है? दहानी कैफा यानी मुंह, दूसरा जिल्द और फेफड़ों, ये तनफ्फुसी उजू के तौर पर काम करते हैं। एक तो हमने कहा पानी, पानी में कौन काम कर रहा है? जिल्द। अब अगर हम जमीन की बात करें तो जमीन के अंदर कौन कौन होता है? जमीन के अंदर जो जमीन के ऊपर जब वो आएगा तो वो जिल्द का इस्तेमाल करेगा, जमीन के ऊपर आएगा तो मुंह का इस्तेमाल करेगा, जमीन के ऊपर अगर वो रहेगा तो वो फेफड़ों का भी क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा अमले तनफ्फुस को अंजाम देने के लिए। किसको अंजाम देने के लिए? अमले तनफ्फुस को अंजाम देने के लिए वो फेफड़ों का भी क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। फेफड़ों के जरिए सांस लेने का जो अमल होता है और सांस छोड़ने का जो अमल होता है उसको कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। फेफड़ों के जरिए जब अमल तनफ्फुस किया जाता है तब उसको कहा जाता है पल्मोनरी, क्या कहा जाता है इसको? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है इसको? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी अमले तनफ्फुस कहा जाता है। फिर एक और बात याद रखना है जो बहुत अहम है, एक जोड़ा इनके जिस्म में क्या होता है? इनके जिस्म में एक जोड़ा लंबा गुलाबी रंग के थैले की साख का, जो सदर थोरैसिक यानी सदर की बात किसी होती है? थोरैसिक कैविटी, हमने इंसानों के मामले में भी कहा था सदर जोफ, थोरैसिक कैविटी, याद आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होता है, इनका जो जिस्म है उसका जो सीना है, जो सदर जोफ है, वहां पर क्या होता है? एक लंबा जोड़ा और गुलाबी रंग की थैली नुमा हिस्सा होता है जो उनके जिस्म के थोरैसिक के ऊपरी हिस्से में होता है, उसे कहा जाता है फेफड़ा। क्या कहते हैं उसको? फेफड़ा। तो इनके पास जो फेफड़े होते हैं वो फेफड़े कहाँ पर होते हैं? उनके जिस्म के अंदर, जो उनका थोरैसिक कैविटी है या थोरैसिक चैम्बर है, या हम ये कहेंगे कि उनका जो ट्रंक है, उस ट्रंक के यानी बॉडी का जो पार्ट है उसके ऊपरी हिस्से में वो मौजूद होता है। फिर हवा दहानी कैफा यानी मुंह से नथनों के जरिए दाखिल होती है और फिर फेफड़ों में जाती है। अब ये जो हवा दाखिल होगी कहाँ से होगी? तो ये हवा नॉस्ट्रिल यहां से दाखिल होगी, यहां से दाखिल होके वो कहाँ आएगी? लंग्स के अंदर आएगी। इसी तरह से माउथ कैविटी यानी मुंह के जरिए। तो दो तरीके से यहाँ पर हवा को एंटर होती है, एक लाइनिंग ऑफ माउथ, दूसरा कौन है? नॉस्ट्रिल। हवा यहाँ से भी आएगी और हवा यहाँ से भी आएगी, और ये हवा ट्रेवल करते हुए ये दो जो लंग्स है, उन लंग्स के अंदर दो जो फेफड़े हैं वहां तक चली जाएगी, और फेफड़ों में जाने के बाद फिर वो क्या होगा? वहां पर एक्सचेंज का अमल होगा, तबादले का अमल होगा, अमल तनफ्फुस होगा। फिर यहां पर एक और चीज याद रखना है कि हमने इससे पहले भी कहा कि जो मेंढक होता है, मेंढक अपने आप को बचाने के लिए दो तरह से, जिंदगी बचाने के लिए दो प्रोसेस करता है। एक को हमने कहा एस्टिवेशन और दूसरे को हमने कहा हाइबरनेशन। ये दोनों भी ख्वाबीदगी की हालत है, सो जाने की हालत है, सोने की हालत है। तो एस्टिवेशन ये कब होता है? ये गर्मी के दिनों में होता है। हाइबरनेशन कब होता है? सर्दी के दिनों में होता है। और ये दोनों भी अमल के दौरान में, अब जब ये जाके सो जाएगा तो फिर अब इसके जिस्म में लंग्स ऑक्सीजन लेंगे या नहीं लेंगे? नॉस्ट्रिल लेगा या नहीं लेगा? फिर कौन लेगा? तो हमने कहा कि उनके पास जब हाइबरनेशन या एस्टिवेशन होता है तो उस ख्वाबीदगी की हालत में इनके पास जो अमल तनफ्फुस है वो जिल्द के जरिए अंजाम दिया जाता है। किसके जरिए अंजाम दिया जाता है? जिल्द के जरिए। तो यहाँ याद रखना है, अगर ख्वाबीदगी है, क्या है? ख्वाबीदगी है, या जिसको हम क्या कह रहे हैं? एस्टिवेशन, या जिसको हम क्या कह रहे हैं? हाइबरनेशन। तो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, इन दोनों में जो अमल तनफ्फुस होगा वो किसके जरिए होगा? जिल्द के जरिए होगा। यानी यहाँ पर लंग्स काम नहीं करेंगे, यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो किसके जरिए होगा? जिल्द के जरिए। बहुत अच्छे। इसी तरह से अगर ये ख्वाबीदगी की हालत को अगर हम समझे, तो अगर हम प्लांट की बात करते हैं, दरख्तों की बात करते हैं, तो वहां पर इसको क्या कहा जाता है? ख्वाबीदगी। क्या कहा जाता है इसको? ख्वाबीदगी। और उर्दू में इसको, सॉरी इंग्लिश में इसको कहा जाता है डॉर्मेंसी। कौन सा पीरियड कहा जाता है? डॉर्मेंसी पीरियड कहा जाता है। जी। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? कोई है ऐसा जिसको बात नहीं समझी? ठीक है। नाउ
नाउ अब हम इनके जिस्म के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। इनके जिस्म के अंदर जो दौरान खून का निज़ाम है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इनके पास जो वीआई निज़ाम है, इनके पास क्या है, वाई निज़ाम है, जिसको हम क्या कहते हैं, दौरान खून का निज़ाम। तो मेंढक का जो वाई निज़ाम है, या हम कहेंगे दौरान खून, एक नमू याफ्ता मतलब ये डेवलप्ड है। क्यों डेवलप है? क्योंकि ये जो होता है ये बंद किस्म का होता है। कौन से किस्म का होता है? बंद किस्म का। तो इनका जो दौरान खून का निज़ाम होता है वो बंद किस्म का होता है। बंद किस्म का मतलब क्लोज्ड। कैसा होता है ये? क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इनका जो खून है वो खून दिल से निकलेगा और फिर नालियों के जरिए, शरियान और वरीद, आर्टरी और वेन के जरिए पूरे जिस्म में घूमेगा। तो अब ये जो खून है ये दिल के अंदर और नालियों के अंदर बंद है, नालियों और दिल के अंदर क्लोज है। इसलिए इस तरह के सिस्टम को क्या कहा जाता है? इस तरह के दौरान खून के निज़ाम को क्या कहा जाता है? बंद किस्म का दौरान खून, या क्लोज सिस्टम ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम। क्या बोला जाता है इसको? क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम। मेंढक का एक मेंढक में और एक निजाम होता है, एक और सिस्टम होता है, तो उसको कहा जाता है लिम्फेटिक निजाम। क्या कहते हैं उसको? लिम्फेटिक निजाम। तो मेंढक के अंदर दूसरा एक जो निजाम होता है वो कौन सा होता है? लिम्फेटिक। फिर खून के दौरानी निजाम या वाई निजाम में दिल, खून की शरियान और खून के वाई निजाम में दिल, खून की शरियान और वेन में होता है। कहां पर होता है? शरियान और वरीद में होता है। यहां पर थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गया। फिर लिम्फेटिक निजाम में क्या होता है? लिम्फ होता है, लिम्फ चैनल होते हैं, लिम्फ नोड पर मुश्तमिल होता है। फिर दिल ये एक उजली साख्त है। उजली साख्त है मतलब, उजलात का मतलब क्या है? मस्कुलर। दिल कैसा है ये? मस्कुलर है, उजलाती है। उजलाती है मतलब क्या होगा? उसके अंदर क्या होगा? सुकड़ाव और फैलाव होगा। उस सुकड़ाव और फैलाव की वजह से क्या होगा? हमारा दिल क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसके अंदर क्या होगी? पंपिंग होगी। तो ये उजली साख्त है जो जिस्म की खला के ऊपरी हिस्से में क्या होता है? पाया जाता है। इसमें तीन खाने होते हैं। जो दिल होता है उसमें क्या होते हैं? तीन खाने होते हैं। दो इसमें एट्रिया होती है और एक क्या होती है? वेंट्रिकल होता है। और एक झिल्ली से घिरा होता है। ये जो दिल होता है ये किससे घिरा होता है? ये झिल्ली से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पेरिकार्डियम। तो यहाँ पर याद रखिए कि इनका जो दिल होता है वो दिल तीन खानों पर मुश्तमिल होता है। कितने खानों पर मुश्तमिल होता है? तीन खानों पर यह मुश्तमिल होता है। तीन खानों पर मुश्तमिल होता है। तीन में से दो खाने जो होते हैं वो एट्रिया होते हैं। तीन के अंदर क्या होता है? तीन में से जो दो खाने हैं और एक खाना है, तो जो दो खाने होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एट्रिया। तीन में से जो दो खाने हैं उनको क्या कहा जाता है? एट्रिया। और एक खाना जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वेंट्रिकल। क्या कहा जाता है इसको? वेंट्रिकल। फिर इनके ऊपर एक झिल्ली होती है। तीन खाने जो इसके ऊपर झिल्ली है, जिसको क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम। फिर यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर याद रखना है। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर है ये एक एट्रिया, ये एक एट्रिया, या जिसको क्या कहता है? ऑरिकल। तो एक है राइट ऑरिकल और दूसरी है लेफ्ट ऑरिकल। और इसके पीछे, ये हिस्से के पीछे जो देखने को मिल रहा है वो कौन है? वेंट्रिकल। तो दो एट्रिया, एक वेंट्रिकल। इसी तरह से इसके ऊपर एक और हिस्सा होता है जिसको कहते हैं मुसल्लस बनावट। ये देखिए एक तिकोनी हिस्सा है, मुसल्लस
बनावट। इस मुसल्लस बनावट को क्या कहा जाता है? साइनस वेनसस। क्या कहा जाता है इसको? साइनस वेनसस। अब ये जो साइनस वेनसस ये है क्या, करता क्या है? तो ये जो साइनस वेनसस है ये दाएं वाले एट्रिया को जुड़ता है। ये क्या होता है? दाएं वाले एट्रिया को जोड़ता है। ये खून को अहम नस के जरिए, ये खून को अहम नस मतलब यहाँ पर कौन है? यहाँ पर हमारे पास कुछ नसें हैं जो ब्लड लेकर आती है, उन नसों की यहाँ पर बात हो रही है। ये क्या करेगा? ये खून को अहम नस के जरिए क्या करता है? मौसूल करता है, जिसे वेना कावा कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत अहम नस है, वो कौन कौन सी है? एक है सुपेरियर वेना कावा, ठीक है, यहाँ कौन है? सुपेरियर वेना कावा, और दूसरी है इंफेरियर वेना कावा। ये वेना कावा क्या है? तो बेसिकली ये वेन से बनी है। किससे बनी है? वेन से। वेन का मतलब कौन है? वरीद। किससे बनी हुई है? वरीद। वरीद मतलब वो नाली जो हमारे जिस्म के अंदर गैर ऑक्सीजन शुदा खून को लेकर आएगी, जिसको हम अक्सर कहते हैं खराब खून। हमारे पास जब तर्जुमा किया जाता है तो खराब खून बोला जाता है। तो गैर ऑक्सीजन शुदा ऐसा खून जिसके अंदर आपने ऑक्सीजन शामिल करके नहीं रखा है, उस खून को लेकर आने का काम कौन करता है? वरीद करता है। और ये वरीद उसको कहाँ लेकर आएगा? वेना कावा में। कहाँ पर लेकर आएगा? वेना कावा में लाएगा। फिर ये वेना कावा जाके क्या करेगा? किसको देगा? इस वेनस कोनस वेनस को देगा। ये इस हिस्से को देगा जिसको हमने क्या कहा? साइनस वेनसस। इस तरह से इस खाने के अंदर, इस चैम्बर के अंदर पहले खून आके क्या होगा? जमा होगा। फिर जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल दिल के बतनी किनारे पर पाए जाने वाले एक थैले जैसा, ये जो वेंट्रिकल है ये दिल के बतनी तरफ यानी नीचे की जानिब में पाया जाने वाला एक थैले जैसा अज़ू होता है, थैले जैसा एक ऑर्गन होता है, थैले जैसा एक पार्ट होता है, थैले जैसा पार्ट होता है, जो कहाँ खुलता है? ये जाके खुलता है कोनस आर्टेरियोसस। कहाँ जाके खुलता है? ये कोनस आर्टेरियोसस में क्या करता है? खुलता है। अब ये कोनस आर्टेरियोसस क्या है? कोनस आर्टरी, जैसे मैंने वहां पर आपको बताया कि ये कौन है? ये वाला जो पूरा हिस्सा है हमारा, ये पूरा हिस्सा कौन है? ये पूरा हिस्सा हमारा वेनस साइनसस है ना। हमने कहा कि ये पूरा हिस्सा क्या है? वेनस साइनसस। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये कौन है? हमारा वेंट्रिकल। और ये वेंट्रिकल कहाँ जाके ओपन होगा? कोनस आर्टेरियोसिस। आर्टेरियोस किसको कहते हैं? बेसिकली आपको याद होगा, आर्टरी हम किसको कहते हैं? शरीयान को। आर्टरी किसको कहते हैं? शरीयान को। और ये शरीयान क्या करेंगी? खून लेकर जाएगी। तो हुआ क्या कि यहाँ पर खून आया, और वो खून अब किसको मिलने वाला है? शरीयानों को मिलेगा। जब ये लंग्स से होता हुआ कहाँ पर आएगा? हमारे कोनस आर्टरियोसिस में आएगा। फिर आर्टरीज के जरिए, इसके जरिए आर्टरी, ये दो चैम्बर है, के जरिए खून दिल से जिस्म के पूरे हिस्से में क्या किया जाता है? लाया जाता है। उसको बाद में कहाँ लेकर आ जाएंगे? दिल से पूरे जिस्म में ला लेंगे। ये जो शरीयानी होती है, ये शरीयानी जिस्म के अलग अलग हिस्से से खून को जमा करके दिल तक पहुंचाती है, और जो वरीदी निजाम बनाती है, और आगे चल के क्या बना देगी? वरीदी निजाम बनाती है। मेंढक में खास वीनस कनेक्शन जो कहाँ पर होता है? जिगर और आंत के साथ साथ गुर्दे और जिस्म के निचले हिस्से के दरमियान पाया जाता है। अब ये एक और अहम सिस्टम है कि जो मेंढक होता है उसके पास एक और सिस्टम होता है जो वीनस कनेक्शन के जरिए होता है, जो क्या करेगा? लीवर को और आंत के साथ साथ हमारे गुर्दे और जिस्म के हिस्सों को जोड़ेगा। पहला वाला जो है, जो जिगर और आंत को है, उसको कहा जाता है हेपेटिक पोर्टल निजाम। उसको क्या कहा जाता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या कहा जाता है इसको? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और बाद वाला जो होता है, जो गुर्दे और जिस्म के दरमियान होगा, उसको कहा जाता है रीनल पोर्टल सिस्टम। उसको क्या कहा जाता है? रीनल पोर्टल सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? रीनल पोर्टल सिस्टम। तो दो तरह के हमारे पास निजाम है, एक है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा कौन सा है?
रीनल पोर्टल सिस्टम है। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि हमारे जिस्म के अंदर सॉरी जो मेंढक है उस मेंढक के अंदर जो दिल है उस दिल के अंदर बहुत सारे सिस्टम में से दो बहुत अहम सिस्टम है जो हमारे जिस्म में नहीं होते। एक होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा होता है रीनल पोर्टल। रीनल पोर्टल ये हमारे जिस्म में नहीं होता, जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके जिस्म से ये निकल जाता है, ठीक है, कॉर्डेट। और उसमें भी कौन है, एम्फीबिया यानी मैमल्स की अगर बात करेंगे तो वहां पर ये रीनल पोर्टल नहीं होता है, वहां सिर्फ क्या होता है, हेपेटिक पोर्टल निजाम होता है। जी, यहां पर किसी को कोई डाउट है, कोई है ऐसा जिसको बात समझ नहीं आई? ठीक है, थोड़ा सा आपको बच्चों इसको रीड करना पड़ेगा, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लेना पड़ेगा। बहुत अहम पॉइंट्स है, इसको बहुत ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, तब आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा ना। खून जो होता है, खून के अंदर दो चीजें हैं। खून के अंदर एक क्या है, खून के अंदर एक तो प्लाज्मा है। इनका जो खून होता है उस खून में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है, मैंने बार बार कहा है कि हम उसको और डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि प्लाज्मा क्या होता है, तो ये एक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जो चिपचिपा होता है। इसका जो पीएच होता है वो असासी होता है, मैंने बारहा कहा ये। तो जो खून होता है, इनके खून में दो चीजें होती है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है, कार्पसल्स यानी खलिए। क्या होता है इनके जिस्म के, इनका जो खून होता है उस खून के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, कार्पसल्स। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है, कार्पसल्स। फिर यहाँ पर एक और बात याद रखना है कि जो ब्लड कार्पसल्स है वो कौन कौन है। तो यहाँ पर जो ब्लड कार्पसल्स है उसमें एक है आरबीसी, दूसरा इनके पास कौन होता है, जिसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, दूसरा इनके पास क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। एक होता है आरबीसी, दूसरा कौन होता है, डब्ल्यूबीसी, या जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। फिर आरबीसी में मरकजा पाया जाता है। अब ये बहुत अहम है, अगर इंसानों में जब हम पढ़ेंगे तो इंसानों में हम पढ़ेंगे कि वहां पर मरकजा नहीं होता, लेकिन यहां पर जो आरबीसी है उस आरबीसी के अंदर क्या होता है, उसके अंदर मरकजा पाया जाता है। ये बहुत अहम है, इसको याद रखना है कि जो मेंढक है, मेंढक के पास जो आरबीसी है उसके पास क्या होता है, मरकजा पाया जाता है। और इसमें लाल रंग, इसमें लाल रंग का पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन। तो आपको याद होगा हमने जब अमले तनफुस पढ़ा है उस वक्त भी हमने पढ़ा कि जो आरबीसी सेल होते हैं इसमें क्या होता है, रेड कलर पिगमेंट होता है, सुर्ख कलर के जर्रात होते हैं जिनको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। तो उसी तरह से ये जो मेंढक का खून है, इस खून के अंदर जो आरबीसी सेल है, जो रेड ब्लड यानी सुर्ख जर्रात है, उनके अंदर क्या होता है, पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, दूसरा लिम्फ। लिम्फ जो होता है ये खून से अलग होता है, इनका जो लिम्फ होता है वो खून से अलग ही होता है। इसमें प्रोटीन्स और आरबीसी नहीं होते। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी डेफिनेशन लिम्फ की है जिसको आप याद कर सकते हैं। लिम्फ के अंदर क्या नहीं होता है, लिम्फ के अंदर दो चीजें नहीं होती है, हमेशा याद रखिए, लिम्फ के अंदर दो चीजें नहीं होती, एक होता है प्रोटीन और एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आरबीसी। तो जब भी हम खून से लिम्फ अगर इसको डिफाइन करना है तो ऐसा खून जिसके अंदर ना प्रोटीन है ना आरबीसी है, वो खून अब खून नहीं है, वो खून कौन हो गया, लिम्फ, उसका नाम तब्दील हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखना। फिर खून सर्कुलेशन के दौरान, खून क्या करता है, सर्कुलेशन के दौरान, सर्कुलेशन के दौरान मतलब दौरान, हम जो कहते हैं कि जब वो हमारे जिस्म के अंदर सारे जगह घूमता है, जाता है, तो दौरान खास जगह पर ग़िज़ा
गैसेस और पानी ले जाता है। वो क्या करेगा, जिस्म के अलग अलग जगहों पे क्या करेगा, ग़िज़ा लेके जाएगा, गैसेस लेके जाएगा, साथ ही साथ क्या लेके जाएगा, पानी लेके जाता है। फिर उज़लाती दिल के पंपिंग एक्शन, उज़लाती दिल के पंपिंग एक्शन यानी उसके धड़कने का जो काम है, जरिए खून का क्या होता है, बहाव होता है। तो या जिस तरह से हमारे जिस्म में भी दिल की धड़कन की वजह से क्या होता है, पंपिंग होती है, खून एक जगह से दूसरी जगह बहता है, इसी तरह से इनके जिस्म के अंदर भी जो खून होते हैं वो बहते हैं। जी, इनके जिस्म में प्लेटलेट्स नहीं है, इनके जिस्म के अंदर प्लेटलेट्स नहीं है। तो प्लेटलेट्स का काम कौन करेगा, कैसा करेगा, हम उसको आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन इनके जिस्म के अंदर दो चीजें हैं, एक है रेड ब्लड सेल और दूसरा कौन है, वाइट ब्लड सेल, ठीक। ना अब हम बात कर रहे हैं इनके जिस्म का इखराजी निज़ाम। अब हम बात कर रहे हैं इनके जिस्म का इखराजी निज़ाम। तो इनके जिस्म में अमल इस्तिखराज कैसा होता है, कैसा गैर ज़रूरी मादों को इनके जिस्म से निकाला जाता है। तो हम ये कहते हैं कि इनका जो इखराजी निज़ाम है वो भी बहुत नमू याफ्ता होता है, वेल डेवलप होता है। तो वेल डेवलप क्यों होता है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट, कौन सा वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट के इखराज के लिए एक नमू याफ्ता इखराजी निज़ाम इनके पास होता है। यानी इनके पास क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है इनके पास, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस्तिखराजी निज़ाम इनके पास होता है। और ये जो इखराजी निज़ाम है इसमें क्या क्या होता है, तो इखराजी निज़ाम में एक जोड़ गुर्दा, गुर्दा मखरज, फिर दूसरा यूरेटर्स, दूसरा क्या है, यूरेटर्स, तीसरा कोलैक्का, तीसरा क्या है, कोलैक्का, जिसको क्या कहा जाता है, मखरज। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन के दौरान में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो याद रखना है कि इनके पास क्या होता है, किडनी होती है, दूसरा क्या होता है, यूरेटर होता है, तीसरा जो होता है वो क्या होता है, कोलैक्का। यहाँ पर और क्या होता है, कोलैक्का। इसी तरह से यहाँ क्या होता है, यूरेनरी ब्लडर। तो यहाँ पर याद रखिए कि इनका जो इखराजी निज़ाम है, इस इखराजी निज़ाम के अंदर क्या है, इस इखराजी निज़ाम के अंदर गुर्दे हैं, इस इखराजी निज़ाम के अंदर कौन है, यूरेटर्स है, इनके इखराजी निज़ाम के अंदर कौन है, कोलैक्का है यानी मखरज है, और उसके बाद इनके पास क्या होता है, यूरेनरी ब्लडर। क्या होता है, यूरिनरी ब्लडर होता है। फिर एक और चीज याद रखिए, ये जो होते हैं इनके पास क्या होता है, ये कम अब इसकी एक और बात याद रखिए कि अगर किडनी की बात की जाए यानी गुर्दे की बात की जाए, तो ये पैकेट की तरह गहरे सुर्ख और सेम की यानी फल्ली के बीच के साख्त का होता है। जो गुर्दा होता है, ये गुर्दा कैसा होता है इनका, पैकेट गहरे सुर्ख कलर और सेम की तरह होता है। थोड़ा सा ट्रांसलेशन में यहाँ गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ याद रखना ये पैकेट की तरह, दूसरा गहरे सुर्ख दिखाई देते हैं और साथ में क्या होते हैं, सेम जैसी साख्त का होता है। अब यहाँ पर ये यहाँ पर क्या लिख रहा था, वो यहाँ लिख रहा था गहरे, यहां ये क्या लिख रहा था, गहरे यानी डेंस, गहरे रंग का होता है, गहरे सुर्ख रंग का लिख रहा था। तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है कॉम्पैक्ट। क्या वर्ड यूज कर रहा था वो, कॉम्पैक्ट। तो तर्जुमे के दौरान में वो वैसे ही रह गया। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो किडनी होती है ये गहरे सुर्ख और सेम यानी फल्ली के दाने की तरह सब होता है। जो रीढ़ की कॉलम, जो कहाँ होता है, रीढ़ की कॉलम यानी पीठ के पीछे के दोनों जानिब थोड़ा पीछे की तरफ होता है। यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ का जो कॉलम है उनके दोनों जानिब में वो थोड़ा सा होगा, यानी आजू बाजू का रीढ़ की हड्डी होगी और उसके आजू बाजू ये
होगा। हर एक गुर्दा बहुत सारे साख्ती और अफाली इकाइयों का बना होता है, जिसे यहां पर क्या कहा जाता है, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, गर्दानी। क्या कहा जाता है इसको, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ क्या कहा जाता है इसको, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। जैसा हमने नेफ्रॉन, हम जब किडनी की बात करेंगे तो इंसानों के अंदर हम कहते हैं नेफ्रॉन होता है, वैसे यहाँ पर नेफ्रॉन नहीं होता। यहाँ जो गर्दानीय है, यहाँ पर जो नेफ्रॉन है वो कौन है, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, ये बहुत अहम है, इसको याद रखना है कि यहाँ कौन होता है, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। फिर जो नर मेंढक है, नर मेंढक में गुर्दे से 2 यूरेटर निकलते हैं। कितने निकलते हैं, 2 यूरेटर निकलते हैं, जो, अब ये बहुत अहम है, इसको याद रखिए, जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यहां पर क्या होता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करता है। यानी यहाँ 2 यूरेटर निकलेंगे, एक यूरेटर यहां पर है, दूसरा यूरेटर यहां पर है। ये दोनों भी जो यूरेटर है, ये यूरेटर 2 काम करेंगे। एक तो ये लेके जाएंगे यूरिन को, यानी पेशाब को, दूसरा ये काम करेंगे जेनाइटल, जेनाइटल मतलब ये लेकर जाएंगे स्पर्म को, ये लेकर जाएंगे स्पर्म सेल को। तो यहाँ याद रखना चाहिए कि ये जो होते हैं, ये एक ऐसा यूरिनरी जेनाइटल डक्ट की तरह काम करते हैं, और मखरज में, यानी कहाँ जाके खुलेंगे ये, रेक्टम में। कहाँ जाके खुलेंगे ये, रेक्टम में। पतली दीवार का बना हुआ यूरिनरी ब्लैडर रेक्टम के बतनी हिस्से में मौजूद होता है। अब यहाँ पर जो हिस्सा है यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पर है, बतनी जानिब में, आगे की जानिब में, आगे थोड़ा सा बड़ा हुआ ये होता है, और ये भी मखरज में क्या होता है, जाकर खुलता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन है, ये यूरिनरी ब्लैडर है जो आगे की जानिब है, और वो भी कहाँ जाके ओपन हो रहा है, रेक्टम के यानी मखरज में जाके वो खुलता है। मेंढक पेशाब खारिज करता है, और इसीलिए ये यूरियोटेलिक जानवर है। ये क्या रिलीज करेगा, पेशाब। ये क्या जिस्म से खारिज करेगा, पेशाब। इसका मतलब क्या है, पेशाब रिलीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो यूरिया है, जो वेस्ट मटेरियल है यूरिया, उस यूरिया को किस शक्ल में खारिज कर रहा है, यूरिन। किस शक्ल में खारिज कर रहा है, यूरिन। यूरिन का मतलब क्या होता है, पेशाब। और जिसके भी जिस्म से यूरिया खारिज होता है, उन जानवरों को क्या कहा जाता है, यूरियोटेलिक। क्या कहा जाता है उन जानदारों को, उन जानदारों को कहा जाता है यूरियोटेलिक। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जो जानदार है, जानदारों में किस किस्म का वेस्ट मटेरियल खारिज हो रहा है, उसकी बुनियाद पे उनको नाम दिया गया है। तो चूंकि यहाँ पर जो पेशाब है, यानी पेशाब के अंदर क्या खारिज हो रहा है, यूरिया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, यूरियोटेलिक। क्या कहा जाता है इनको, यूरियोटेलिक। फिर खून के जरिए खारिज होने वाली चीजें गुर्दे में लाई जाती है, जहां इनकी तख्तीर और इखराज होता है। तख्तीर मतलब फिल्ट्रेशन। तख्तीर का मतलब क्या है, फिल्ट्रेशन, यानी उनको वहां छाना जाएगा, और छान के फिर उनको क्या किया जाएगा, जिस्म से बाहर खारिज किया जाएगा। जिस्म से उनको क्या किया जाएगा, बाहर खारिज किया जाएगा, फिल्ट्रेशन किया जाएगा, यानी उनको छानना। क्या किया जाता है, इनको छाना जाता है, को साफ किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा निजाम था, ये इखराजी निजाम था। यहां पर किसी को कोई डाउट है क्या, सो गए? ना बच्चों, अब वो मेंढक के अंदर हम एक और निजाम की बात करने वाले हैं, और वो उनका निजाम है अज़बी निजाम। किसकी बात कर रहे हैं हम, उनके जिस्म के अंदर अज़बी निजाम की। उनके जिस्म का जो निजाम है, जिस तरह से उनके जिस्म में सारे कामों को कंट्रोल किया जाता है, तो ये काम कैसे कंट्रोल होते हैं, तो अब उनके जिस्म के अंदर अज़बी निजाम की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखिए, मेंढक में कंट्रोल
और रक्त दही के लिए निज़ाम पाया जाता है, जिसमें दोनों निज़ाम है, एक है अज़बी निज़ाम और दूसरा है एंडोक्राइन हुदूद। तो इनके पास क्या होता है, कंट्रोल और जिसको हम क्या कहते हैं, रेगुलेशन। कंट्रोल एंड रेगुलेशन, इनके जिस्म का जो कंट्रोल और रेगुलेशन है, और जो कोऑर्डिनेशन है, और क्या है, कोऑर्डिनेशन, यानी रक्त दही का ये जो पूरा काम है, ये काम दो निज़ाम के जरिए होगा। एक निज़ाम है जिसको हमने कहा अज़बी निज़ाम, एक निज़ाम कौन है, अज़बी निज़ाम, और दूसरा निज़ाम है जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन। क्या कहते हैं हम उसको, एंडोक्राइन निज़ाम है। हमको मालूम है कि जो एंडोक्राइन निज़ाम है वहां पर क्या खारिज होते हैं, एंडोक्राइन निज़ाम से यहाँ पर खारिज होते हैं हार्मोन्स। क्या खारिज होते हैं, हार्मोन या केमिकल। तो हार्मोन के जरिए अलग अलग उज़ू की कीमियाई रब्त दही होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कीमियाई या केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जिनका इंडोक्राइन हुदूद के जरिए क्या होता है, इखराज होता है, उनको बाहर किया जाता है। मेंढक में पाए जाने वाले नुमाया जो हुदूद है, उनमें एक है पिट्यूटरी, दूसरा है थायराइड, तीसरा है पैराथायराइड, चौथा है थाइमस, पांचवा है पीनियल बॉडी, छठा है जिसको हमने कहा था पैनक्रियाटिक स्लेट्स, और एक होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल, और होता है गोनैड्स। तो इनके जो जिस्म हैं, उनके जिस्म में जो गुदूद होते हैं, जो एंडोक्राइन गुदूद होते हैं, उनमें एक होता है पिट्यूटरी, एक होता है थायराइड, एक होता है पैराथायराइड, एक होता है थाइमस, एक होता है पीनियल बॉडी, एक होता है पेनक्रियाटिक स्लेट्स, एक होता है एड्रिनल, और एक होता है गोनैड्स। अब ये सारे ग्लैंड करते क्या है, ये सारे गुदूद करते क्या है, ये किस तरह का मादा खारिज करते हैं, सिक्रीट करते हैं, तो एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर मौजूद है, जिसको हम वहां पर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें इसमें से समझ आएगी। बस इतना याद रखना है कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी आज़ा को कंट्रोल किया जाता है तो हुदूद के जरिए किया जाता है, इसी तरह से मेंढक के जिस्म में भी हुदूद होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम उनके जिस्म में भी मौजूद होता है। इसी तरह से इनमें अज़बी जो निज़ाम होता है, तो मरकजी अज़बी निज़ाम में जो मरकजी अज़बी निज़ाम होता है वो भी ऑर्गेनाइज होता है, वो भी कैसा होता है, बहुत ऑर्गेनाइज होता है, बहुत सिस्टमेटिक होता है। अब यहाँ पर देखिए जो इनका निज़ाम है, जो उनका अज़बी निज़ाम है, उस निज़ाम की अगर बात करें तो उस निज़ाम के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। जैसा अब यहाँ पर मैंने बताया, तो उसमें यहाँ ऑल्फैक्टरी लोब भी है, सेरिब्रम भी है, ऑप्टिक लोब भी है, सेरिबैलम भी है, मेड्यूला है, फिर स्पाइनल कॉर्ड है। तो जिस तरह से हमारे ब्रेन के अलग अलग अज़ा है, हमारे दिमाग के अलग अलग अज़ा है, वैसे ही इनके दिमाग में भी कुछ अज़ा है, अलग अलग अज़ा है। अब वो अज़ा कौन कौन से हैं, तो इनके जिस्म के अंदर जो अज़ा है, तो उसमें ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, फिर ऑप्टिक लोब, सेरिबैलम, मेड्यूला, स्पाइनल कॉर्ड। तो अब इनको यहाँ समझते हैं कि इनके जिस्म में ऐसे ऐसे कौन कौन से अज़ा होते हैं। तो इनके पास जो निज़ाम है उसके अंदर एक होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इनके पास क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक मुहिती अज़बी निज़ाम, दूसरा इनके पास क्या है, मुहिती अज़बी निज़ाम, जिसमें क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स होता है। और एक होता है जिसको कहा जाता है ऑटोनॉमिक अज़बी निज़ाम। दूसरा कौन सा होता है, ऑटोनॉमिक निज़ाम। नाउ अब यहाँ तीन निज़ामों की बात हो रही है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी मुहिती अज़बी निज़ाम, पूरे जिस्म के ऊपर मुहित है, और तीसरा होता है जिसको कहा जाता है ऑटोनॉमिक अज़बी निज़ाम, जिसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। आपने घर पे इसको लेकर एक कंप्लीट डायग्राम बनाना है, एक चार्ट बनाना है कि जो फ्रॉग होता है, जो मेंढक होता है, उसके जिस्म में जो अज़बी निज़ाम होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मरकजी अज़बी निज़ाम,
दूसरा होता है मुहिती अज़बी निज़ाम, और तीसरा होता है ऑटोनॉमिक अज़बी निज़ाम। मरकजी अज़बी निज़ाम में कौन होते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। मुहिती अज़बी निज़ाम में कौन होती है? स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व। और ऑटोनॉमिक अज़बी निज़ाम में यानी खुद ब खुद जो काम करता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक अज़बी निज़ाम। ठीक है ना। यहाँ पर एक और चीज याद रखिए, 10 जोड़े यहाँ पर किसकी होती है? क्रेनल। किसकी होती है? ये क्रेनियल वाली। तो 10 जोड़े यहाँ पर क्रेनियल अज़बियों की होती है। किसकी होती है? क्रेनियल अज़बियों की होती है, जो दिमाग से निकलते हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि इनके पास जो क्रेनियल नर्व्स होती है, क्रेनियल अज़बी होते हैं, जो दिमाग से निकलने वाले अज़बिये होते हैं, उनकी नंबर कितनी होती है? 10। फिर दिमाग एक हड्डी से बने हुए साफ से ढका रहता है, जिसे ब्रेन बॉक्स, क्या कहा जाता है उसे? ब्रेन बॉक्स, या उसको क्या कहते हैं? क्रैनियम। इसीलिए इस क्रैनियम से क्या वर्ड आया है? क्रैनियल। तो जो क्रैनियम है, जो हड्डी का बक्सा है, उस हड्डी के बक्से के अंदर कौन होता है? ब्रेन इनका रखा हुआ होता है। फिर इनका जो दिमाग है उसके अंदर 3 हिस्से हैं। एक होता है फोर ब्रेन, अगला दिमाग, मिड ब्रेन दरमियानी दिमाग, हाइंड ब्रेन पिछला दिमाग। तो जिस तरह से हमारे दिमाग में 3 हिस्से हैं, वैसा ही मेंढक के दिमाग में भी कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। फिर इनका जो फोर ब्रेन है, यानी जो आगे का दिमाग है, उसमें बसारती गोशे। अब ये बसारती गोशे कौन है? ऑल फैक्ट्री लोब। कौन से लोब है? ऑल फैक्ट्री लोब। एक जोड़ा सेरिब्रल निस्फ कुर्रे, यानी यहां पर क्या होता है? सेरिब्रल या सेरिब्रम, यानी यहां पर क्या होता है? सेरिब्रल होते हैं। और सेरिब्रम का भी क्या होता है? निस्फ कुर्रे। और एक डायनसेफेलॉन। तो जिस तरह से हमारे ब्रेन में भी होता है, इसी तरह से इनके दिमाग में भी होता है। सेरिब्रम होता है, डायनसेफेलॉन होता है, ऑल्फैक्टरी लोब होता है। और अगर मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में एक जोड़ी बसारती यानी ऑप्टिक लोब का होता है। किसका होता है? ऑप्टिक लोब। किसका होता है? ऑप्टिक लोब का होता है। तो यहां हमने कहा ऑल्फैक्टरी लोब होगा, सेरिब्रम होगा, और साथ ही साथ कौन होगा? डायनसेफेलॉन। अभी डायनसेफेलॉन क्या है, कैसा काम करता है, हम इसको आगे ह्यूमन सिस्टम जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि इनके दिमाग में भी 3 हिस्से हैं। पहला जो फोर ब्रेन है उसमें भी 3 हिस्से हैं, और जो मिड ब्रेन है, दरमियानी दिमाग है, उसमें एक हिस्सा है जिसको कहा जाता है ऑप्टिक लोब। अब तीसरा जो हिस्सा है जिसको क्या कहा जा रहा है? हाइंड ब्रेन। क्या कहा जा रहा है? हाइंड ब्रेन, पिछला दिमाग। उसमें होता है सेरिबेलम, उसमें होता है मेड्यूला एब्लोंगेटा। 2 हिस्से वहां पर होते हैं, एक होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेड्यूला एब्लोंगेटा। और मेड्यूला एब्लोंगेटा के पीछे होता है फोरामन मैग्नम। जो मेड्यूला एब्लोंगेटा होता है वो किससे गुजरता है? फोरामन मैग्नम। किससे गुजरता है वो? फोरामन मैग्नम से गुजरता है। और बढ़कर हराम मग्ज। हराम मग्ज का मतलब कौन है? हराम मग्ज का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से क्या होता है? घिरा होता है। यानी हमारे जिस्म के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो फिक्री हड्डियां है, उनके जरिए उसको क्या किया जाता है? सपोर्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, बचा के रखा जाता है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? बात समझ आई? तो जिस तरह से हमारा अज़बी निज़ाम है, वैसा ही मेंढक का अज़बी निज़ाम भी तकरीबन सेम है। सिर्फ आपको बात समझना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। ना अब हम बात कर रहे हैं कि मेंढक के अंदर क्या होता है। मेंढक के अंदर जिस तरह से ब्रेन है, अज़बी निज़ाम है, इसी तरह से मेंढक के अंदर अलग अलग तरह के हवासी उज़ू भी होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? अलग अलग तरह के हवासी उज़ू होते हैं। तो जो मेंढक है उसके अंदर हवासी उज़ू होते हैं। हवासी मतलब सेंसरी।
क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जिसका नाम लिम्सी उजू यानी सेंसरी पीरियड, सेंसरी पैपेली। अब जो जायके वाले उसको हम क्या कहेंगे? टेस्ट बड। जो बू वाले हैं उनको हम कहेंगे नेजल एपिथेलियम। जो बसारत वाले हैं उन्हें हम आंखें, और जो समात वाले हैं उनको हम क्या कहते हैं? टेम्पेनम, जो कान के अंदर होता है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा आंखें और अंदर का कान बहुत नमू याफ्ता अज़ू होते हैं ना। इनको नमू याफ्ता क्यों करें? क्योंकि दूसरे जानवरों के मुकाबले में इनके जो कान होते हैं वो थोड़े से नमू याफ्ता होते हैं। फिर बाकी अजबी सिरे के चारों तरफ खलवी मजमुए होते हैं। मेंढक में आंखों का एक जोड़ गेंद साख्ती होता है। गेंद की तरह कैसा होता है? साख्ती। ये देखिए, आंखों का एक जोड़ गेंद की साख्ती होती है। खोपड़ी सर के ऑर्बिट में पाई जाती है। खोपड़ी के सर के ऑर्बिट में कौन होते हैं? आंखें होती है। ये जो आंखें होती है ये सादा आंखें होती है, जो सिर्फ एक होती है। अब यहाँ पर ये सादा आंख का मतलब क्या है? तो आंखें जो होती है वो दो तरह की होती है। जो हमारी आंखें होती है दो तरह की होती है। एक को कहा जाता है सिंपल, और एक को कहा जाता है कंपाउंड आई। एक होती है जिसको क्या कहा जाता है? सिंपल आई, और दूसरी होती है जिसको कहा जाता है कंपाउंड आई। कंपाउंड आई और सिंपल आई में फर्क क्या है? तो कंपाउंड आई जो होती है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रिसेप्टर होते हैं, और उससे जो इमेज बनती है, जो फोटो बनती है, वो फोटो और वो जो इमेज होती है वो पिक्सल की शक्ल में होती है, छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में होती है। तो दो तरह की आंखें होती है, एक होती है कंपाउंड और एक होती है सिंपल। तो इनकी जो आंख होती है वो सादा होती है यानी सिंपल होती है, जिसमें एक ही इमेज बनेगा, एक ही फोटो बनेगा। फिर जो बाहरी कान होते हैं तो मेंढक में नहीं होते। बाहरी कान मतलब, बाहरी कान का मतलब होता है ये जो ईयर पिन है, जिस तरह हमारा कान है तो ये बाहरी कान है, और फिर अंदरूनी कान है। तो इनके पास बाहरी कान नहीं होता, लेकिन इनके पास अंदरूनी कान होता है, जिसको कहा जाता है सिर्फ टिम्पैनम। जो क्या होता है? सिर्फ टिम्पैनम होती है। और ये टिम्पैनम भी क्या होती है? बाहर की साइड से हमको क्या होता है? दिखाई देता है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जिसको क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। हम हमारे कान में भी ये पढ़ेंगे कि हमारे कान के अंदर क्या होती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो हमारे पास बाहर का कान भी होगा, अंदर का कान भी होगा। बाहर का कान इनके पास एब्सेंट है, और इनके पास सिर्फ अंदर का कान है, जिसको क्या कहा जाता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। कान समाद, इनका जो कान होता है वो कान समाद और तवाजुन में यानी इक्विलिब्रियम का एक उज़्व है। इनका जो कान होता है, जिस तरह से हमारा कान है, हमारा कान भी क्या करता है? सुनने में मदद करता है, और हमारे जिस्म के तवाजुन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसलिए अक्सर आप देखो, किसी का अगर झगड़ा हो गया तो वो ये बोलता है कि एक कान के नीचे मारूंगा। ये कान के नीचे मारने का मतलब क्या होता है? कान के नीचे मारने के बाद ये होता है कि आदमी का तवाजुन हिल जाता है, और वो जमीन पे क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो फितरी तौर पे हर एक को ये मालूम है कि कान पे अगर मारेंगे तो वो गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए हम आमतौर पे बोलचाल की जबान में झगड़े के दौरान में इस तरह से बोलते हैं कि तेरे कान के नीचे मारूंगा। ठीक है, तो ये क्या था? ये इनका सेंसरी सिस्टम है, इनका हिस्सी निजाम है। यहां पर किसी को कोई डाउट है? जी, किसी को डाउट है? ना, अब बहुत अहम बात है, और वो अहम बात क्या है? अब बात हो रही है तौलीदी निजाम की। ये जो तौलीदी निजाम है, हमने अभी तक जितने भी निजामों की बात की है, अब उसमें जो अहम निजाम है वो है तौलीदी निजाम, क्योंकि इससे रिप्रोडक्शन की बात होती है। तो मेंढक में क्या होता है? मेंढक में नमू याफ्ता नर और मादा तौलीदी निजाम होता है। इनके पास क्या होता है? नर और मादा, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होता है इनके पास? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर और मादा तौलीदी निजाम। तो इनके पास जो नर और मादा तौलीदी निजाम है वो तरक्की याफ्ता है। अब अगर नर तौलीदी उज़्व की बात करेंगे तो इनमें एक जोड़ा पीला यानी टेस्टिस, और ये कैसी होती है? ओवियड टेस्टिस का बना होता है, जो पेरिटोनियम, कहां पर होता है? पेरिटोनियम
टोनियम के दूसरे फोल्ड के जरिए घिरा होता है या गुर्दे के ऊपरी हिस्से में लगा होता है। कौन सी मेम्ब्रेन के जरिए? पेरिटोनियम। कौन सी मेम्ब्रेन है ये? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के जरिए कहां पर रहेगा? गुर्दे के साथ जुड़ा रहेगा। तो यहां देखिए ये है टेस्टिस और ये क्या है? किडनी। किडनी के पास ये टेस्टिस जुड़ी हुई है, ठीक है, याद रखिए ना। जिसे क्या कहा जाता है? मेसोर्कियम। इस शक्ल को क्या कहा जाता है? मेसोर्कियम। तो जो नर होते हैं उन नर के पास जो टेस्टिस होती है वो टेस्टिस उनके गुर्दे के साथ जुड़ी होती है और इस तरह की अटैचमेंट के लिए यहाँ पर क्या लफ्ज है? मेसोर्कियम। फिर यहाँ पर क्या होता है? वासा एफरेंशिया। यहाँ पर क्या होता है? वासा एफरेंशिया। इनकी तादाद में 10 से 12 होती है। ये जो वासा एफरेंशिया ये कितने होते हैं? ये 10 हो गए या इनकी तादाद कितनी होगी? 12 होगी, जो टेस्टिस से निकलते हैं। कहां से निकल रही है? टेस्टिस से। देखिए ये यहां से निकल रहे हैं, ठीक है। टेस्टिस से निकलने वाले ये कौन है? वासा एफरेंशिया। ये गुर्दे के बगली जानिब से दाखिल होते हैं। गुर्दे के कहां से जानिब हो रहे हैं? बगली, यानी बाजू की साइड से दाखिल हो रहे हैं। और बीदर्स कैनाल, कौन सी कैनाल? बीदर्स कैनाल। ये जो कैनाल है ना, इस कैनाल को, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, इसको क्या कहा जाता है? बीदर्स। क्या कहते हैं उसको? बीदर्स कैनाल कहते हैं। और आखिर में ये यूरिनल जेनाइटल नली, याद आ रहा है आपको? अभी हमने पढ़ा था, क्या बोले थे इसको? यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट क्यों करें? क्योंकि इससे पेशाब भी जाएगा और इससे टेस्टिस से निकलने वाले जो स्पर्म है, जो मनी है, वो भी उसके जरिए जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट और यूरिनो जेनाइटल नली, जो गुर्दे के बाहर आता है और मखरज में क्या होता है? खुलता है। ये आके कहां पर खुल जाएगा? मखरज, यानी रेक्टम के अंदर आके क्या होगा? खुल जाएगा। मखरज एक छोटा मीडियन खाना है जिसका इस्तेमाल फीकल मैटर यानी पेशाब और स्पर्म को खारिज करने में क्या होता है? किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेंढक होगा, उस मेंढक के अंदर क्या होगा? उस मेंढक के पास टेस्टिस हो गए। टेस्टिस दिल के गुर्दे के साथ जुड़े होंगे और गुर्दे के साथ ये जोड़ने का काम कौन करेगा? पेरिटोनियम फोल्ड करेगा और ये पेरिटोनियम की फोल्ड की वजह से इसका नाम क्या बनेगा? मेसोर्कियम। फिर इसके पास क्या हो गए? वासा एफरेंशिया जो 10 से 12 है और उसके बाद ये वासा एफरेंशिया कहाँ जाके खुलेंगे? बीदर्स कैनाल। बीदर्स कैनाल उसको कहाँ लेके जाएगा? यूरिनो जेनाइटल नली के अंदर लेके जाएगा, जो गुर्दे के बाहर का एक हिस्सा है, और उसको कहाँ लेकर जाएगा? मखरज में। इस तरह से मखरज से होते हुए वो कहाँ जाएगा? यानी रेक्टम से होते हुए वो जिस्म से बाहर जाएगा। तो इसी रेक्टम के जरिए पेशाब को भी भेजा जाता है और इसी रेक्टम के जरिए किसको भेजा जाता है? स्पर्म को भी जिस्म से बाहर खारिज किया जाता है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? नर तौलीदी निजाम में स्पर्म को उर्दू में कहते हैं मनी। स्पर्म को उर्दू में क्या कहते हैं? मनी। मनी का इखराज। ना उसके बाद है मादा तौलीदी उज़ू। हमने नर तौलीदी उज़ू देखा, उसके बाद हम बात किसकी कर रहे हैं? मादा तौलीदी उज़ू। ना हमको मालूम है कि जो मादा तौलीदी उज़ू होते हैं, तो ये जो मादा तौलीदी उज़ू है ये एक जोड़ बैज़ादानी पर मुश्तमिल है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओवरीज। क्या कहते हैं हम उनको? ओवरीज। बैज़ादानी पर मुश्तमिल होता है। ये बैज़ादानी, ये जो बैज़ादानी है, ये गुर्दे के नजदीक पाई जाती है। जैसा वहां पर क्या था? टेस्टिस गुर्दे से चिपकी हुई थी, लेकिन वहां यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर बैज़ादानी क्या है? गुर्दे से करीब है। देखिए ये है, ये वाला पूरा हिस्सा जो है ना, ये देखिए, ये कौन है? ये ओवरी है। ओवरी है, जिसको क्या कह रहे हैं हम? क्या कह रहे हैं हम उसको? बैज़दानी। ये बैज़दानी सिर्फ किडनी के पास है, उसको चिपका हुआ नहीं है, मगर गुर्दा नहीं होता, मतलब वो गुर्दे से चिपका हुआ नहीं होता, उसके नजदीक पाया जाता है लेकिन गुर्दे से चिपका नहीं होता। एक जोड़ा बैज़ा नली जो बैज़ादानी से निकलती है,
अलग से मखरज में जाकर खुलती है। मेल में क्या था, मेल में या नर में ये था कि मखरज को जाने वाली नली और वहां पर टेस्टिस से जाने वाली नली दोनों एक साथ जाके मखरज में खुलते थे। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर ओवरी है, ओवरी से जाने वाली ओवी डक्ट अलग है और यूरेटर अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये है यूरेटर और ये कौन है, ओवी डक्ट। तो ये ओवी डक्ट जाकर कहाँ पर खुलेगा, मखरज में। और ये यूरी यानी ये जो यूरेटर है ये जाके कहाँ खुलेगा, मखरज में। ये यहाँ से पेशाब ले जाएगा और ये यहाँ से क्या लेकर जाएगा, एग ले जाएगा, बैजा लेकर जाएगा। ठीक है। एक वक्त में एक बालिग मादा 2500 25 टू 3000 बैजे देती है। यानी एक साथ वो कितने बैजे रिलीज करेंगी, 2500, या एक साथ वो कितने रिलीज करेगी, 3000 बैजे वो रिलीज करती है। और बार आवरी का जो अमल होता है, बार आवरी का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन। क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो एग है, जो अंडा है और जो स्पर्म है, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, एक जब वो एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उस जुड़ने के अमल को क्या कहा जाता है, अमले बारावरी, उसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। तो ये जो फर्टिलाइजेशन का अमल है ये जिस्म के बाहर होता है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर जब बारिश के दिन होते हैं, बरसात के दिन होते हैं, तो आपको मेंढक की आवाजें आती है। तो असल में वो उनका फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है, बच्चे पैदा करने का टाइम होता है। तो इसलिए फिर वो आपको पानी के अंदर दिखाई देंगे। वो पानी में आकर क्या करते हैं, तो मादा आएगी वो वहां पर बैजा रिलीज कर देंगी, नर आएगा वो स्पर्म रिलीज कर देगा। अब वो अंडे और वो जो स्पर्म है उनके बीच में जो फर्टिलाइजेशन है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, वो एक दूसरे से जुड़ने का जो अमल है वो उनके जिस्म के बाहर करेंगे, पानी के अंदर अंजाम देंगे। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, बाहरी यानी बैरूनी। क्या कहा जाता है इसको, बैरूनी अमले बार आवरी। क्या बोला जाता है इसको, बैरूनी अमले बार आवरी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये जो होता है ये कहां पर होता है, पानी में होता है, जिस्म के बाहर होता है। फिर इसकी नमू में एक लार्वल मरहला आता है, एक मरहला इनके पास आता है जिसको कहा जाता है लार्वल मरहला, जिसे टेडपोल, क्या कहते हैं उसको, टेडपोल कहते हैं। टेडपोल कामिल तगय्युर, टेडपोल कामिल तगय्युर, उस कामिल तगय्युर को क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस के बाद बालिग बन जाता है। तो आमतौर पे जो मेंढक हमको दिखाई देते हैं वो मेंढक मेटामॉर्फोसिस यानी कामिल तगय्युर के बाद दिखाई देते हैं। उससे पहले वो जो बचपन उनका होता है, उस बचपन को उनके क्या कहा जाता है, टेडपोल। उनके बचपन को क्या कहा जाता है, टेडपोल कहा जाता है। ठीक है। यहां पर किसी को कोई डाउट है, जी किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। नाउ लास्ट, आखिरी बात मेंढक के मामले में। ये जो मेंढक होता है, ये मेंढक कौन है, मेंढक इंसानों के लिए फायदेमंद होते हैं। मेंढक इंसानों के लिए क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और फसलों को इनसे महफूज रखते हैं। तो जो मेंढक है, मेंढक का फायदा क्या है कि ये हमारी हयातियाती जो चैन है, जो न्यूट्रिशनल साइकिल है, उसका एक हिस्सा है। अगर ये कीड़े मकोड़े नहीं खाएगा तो फिर हमको एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, जिसको हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये हमारे जिस्म के अंदर बहुत, हमारे दुनिया के अंदर बहुत अहम काम करता है, हमारे माहौल को बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये फसलों की हिफाजत करता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है। इसलिए अक्सर आप देखो जहां बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े होंगे वहां पर आपको मेंढक बहुत ज्यादा दिखाई देगा। तो अक्सर ये होता है कि हमारे घर में, हमारे घर के अतराफ मेंढक अगर ज्यादा होती है तो हम डर जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि उन मेंढक के जरिए से घर के जो भी पतिंगे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको थोड़ा साफ करा देना और बाद में उस मेंढक को बाहर ले जाके फेंक देना। लेकिन हम क्या करते हैं, पहली मेंढक दिखा कि कुर्सी पे, बेड पे, कहीं तो भी भाग जाते। लड़कियां अक्सर डरते रहती है,
फिर मेंढक जो होते हैं ये माहौलियाती तवाजुन को, मेंढक क्या करते हैं, माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखते हैं, क्योंकि ये माहौली निज़ाम, ग़िज़ाई जंजीर और ग़िज़ाई जाले का अहम रब्त कायम करते हैं। ये बहुत अहम है, ये बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। ये हमारे माहौली निज़ाम को, हमारी ग़िज़ाई जंजीर को यानी फूड चैन को, किसको, फूड चैन को भी क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। फिर कुछ मुल्कों में मेंढक की उजली टांगे यानी मस्कुलार फुट ग़िज़ा के तौर पर क्या की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। तो जो मेंढक होते हैं उनके जो पाँव होते हैं, जैसा हम पाए बना के खाते हैं ना, वैसा लोग उसका क्या करते हैं, उजली टांगों को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक है, कौन सा वाला, मेंढक, ये खत्म होता है। अब हमारे इस चैप्टर के 2 और टॉपिक हैं, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द एक एक दिन में हम उनको खत्म करेंगे और उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह कल हमारी फिर से मुलाकात होगी। और एक जो मैसेज मेरे को देना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे को बहुत सारे नए स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, उसका वजह ये है या तो उन स्टूडेंट्स तक मैसेज नहीं जा रहा है या उन स्टूडेंट्स के पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। एक चीज तो ये है कि ज्यादा बच्चे हो गए तो मेरा सिर्फ ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारा मैसेज जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जिस क्लास में होंगे या जिस स्कूल में रहे होंगे वहां पर अकेले तो आप नहीं होंगे, आपके साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे होंगे, तो उन तक हमारा मैसेज पहुंचाइए, उनको तैयार करिए ताकि वो भी बहुत अच्छे से स्टडी कर सके। ठीक है, चलिए दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।